आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, उन लोगों के काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो घर से ही स्टार्ट होते हैं उनके इश्यूज कि पेरेंट्स से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वेदर इट्स अबाउट करियर और रिलेशनशिप। तो उस टाइम पर आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? 4 दिन पहले एक बच्चा आता है, कहता है आई कैन टेल यू माई प्रॉब्लम्स बट आई कांट टेल माई प्रॉब्लम्स टू माई पेरेंट्स बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड मी। और उनके पेरेंट्स कहते हैं ही डजंट अंडरस्टैंड मी। व्हाई इज ही थिंकिंग? इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है उसके लिए टू बी एक्नॉलेज्ड, टू बी वैलिडेटेड। मतलब उसको अच्छा दिखना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई और उसे कहे कि तुम अच्छे दिख रहे हो। जैसे एडोलेसेंट लाइफ में इमेज कॉन्शियस होते हैं बच्चे, तो अगर पेरेंट्स उनकी प्रेज कर रहे हैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कलीग्स जो प्रेज कर रहे हैं और कलीग्स जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक साइकियाट्रिस्ट के बारे में बात करें, या फिर एक साइकोथेरेपिस्ट के बारे में बात करें, या फिर एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करें, तो इन तीनों में आप हमें डिफरेंस बता सकते हैं? साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो MBBS MD करके एक डॉक्टर की डिग्री लेके उनको प्रैक्टिस करना अलाउड है, और वो पेशेंट देख के दवाई भी लिख सकते हैं और बिना दवाई वाला ट्रीटमेंट जिसको मैं साइकोथेरेपी कहता हूँ वो भी कर सकते हैं। फ़र्क है साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स ये हो सकते हैं, साइंस ग्रेजुएट्स हो सकता है ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट्स हों, BA MA MSc साइकोलॉजी के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil करके ये लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये पेशेंट देख सकते हैं बट दवाई लिखना अलाउड। तो ये करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि थेरेपी वाला, और हम लोग करेंगे दवाई एंड थेरेपी दोनों वाला। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, TVT है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें DM कीजिए या फिर हमें WhatsApp कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए TVT के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। TVT, Real Talks, Real Health, Real You. Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today's episode is going to be very special because today we are going to talk about so many things, like how can you get clarity in your life, and if you are dealing with any sort of mental health issues such as depression, anxiety, so how can you overcome it? So today we are going to discuss so many things. So let's welcome our honor of guest Dr. Sachin, who is a consultant psychiatrist and a de-addiction specialist. So let's welcome, and today we will get to learn about so many things. Hello, sir. Thank you so much, Neharika, for inviting me. I've seen some of your podcasts about True Value Talks, and I really appreciate the work you have been doing, and it's an honor to be here. Thank you so much. So, Dr. Sachin, firstly, I would like to know about your journey कि आपकी as a psychiatrist कैसे journey start हुई, तो उसके बारे में हम जानना पसंद करेंगे। देखिए, क्लास 12 तक हम अपने होम टाउन में थे, रोहतक, हरियाणा, और विद द एम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर वी क्लियर्ड MBBS एंट्रेंस एग्जाम, जिसे नीट कहते हैं। MBBS के लिए मैं नागपुर गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। व्हेन वी वर इन क्लास 12th इट वाज वेरी हाइप्ड कि MBBS में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देयर इज टू मच ऑफ कंपटीशन। देन MBBS कंप्लीट करने के बाद MBBS के दौरान मुझे मेंटल हेल्थ में काफ़ी इंटरेस्ट आया, and then I decided to do psychiatry as a postgraduate discipline. तो MBBS के बाद हमने एग्जाम दिया और MD करने के लिए मैं असम गया। तो मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है, 6 साल महाराष्ट्र, 3 साल असम, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली। I have worked in 5 states and seen patients in more than 17 states of India. Wow. That's great, sir. So, sir, if I would ask you, जैसे कि हमारी ऑडियंस के भी काफी सवाल होते हैं कि अगर उन्हें बाय प्रोफेशन एक साइकियाट्रिस्ट बनना है, तो आपको क्या लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज, वन ऑफ द मेजर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उनमें? सबसे ज़रूरी है पेशेंस, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बहुत आराम से उनको डील करना, उनसे बात करना, एक साइकियाट्रिस्ट का पेशेंट से बात करना और एक दूसरे डॉक्टर के पेशेंट से बात करने में बहुत फ़र्क होता है। और एक MBBS स्टूडेंट अगर साइकियाट्रिस्ट बनने की सोच रहा है तो थोड़ी सी पेशेंस एक बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरों को समझना। साइकियाट्रिस्ट बनना दवाई लिखना नहीं होता, इंसान को समझना होता है। करेक्ट। तो वो समझने की थोड़ा सा ना ह्यूमन बिहेवियर में इंटरेस्ट ज़रूरी है। आई वुड लाइक टू नो कि कोई इंसान ऐसा क्यों बिहेव करता है, आई वुड लाइक टू नो कि कोई ऐसा क्यों है।
और उसकी कोई मजबूरी है या कोई वजह है जिसकी वजह से उसका ऐसा बिहेवियर आ रहा है, या कोई बीमारी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पता लगाना कि ये बीमारी की वजह से कर रहा है राइट। या बीमारी ना होते हुए भी वैसा कर रहा है। एग्जैक्टली। हम्म। सो फॉर एग्जाम्पल सर, मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है वो बहुत बड़े मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहा है, बहुत बड़ा है, तो जैसे कि अभी आपने बोला कि जो मेडिसिन होती है सिर्फ यही चीजें मैटर नहीं करती है, तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे कौन सी चीज ज्यादा वर्क करेगी उनके लिए? देखिए, अलग अलग तरह की साइकाट्रिक सिम्टम्स आते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, राइट। और हर एक बीमारी को दवा की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे साइकाट्री में एक काउंसलिंग, जिसको लेमैन भाषा में काउंसलिंग कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में साइकोथेरेपी कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट नॉन फार्माकोलॉजिकली यानी कि बिना दवाई से भी मैनेज हो जाते हैं। इस डर से भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं हमारे पास कि जाएंगे तो दवाई दे ही देंगे ये। बहुत सारे पेशेंट है माइल्ड डिप्रेशन वाले, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी वाले, जो ठीक हो जाते हैं, बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को दवाई चाहिए। जी। और आने का मतलब ये नहीं है कि आपको दवाई मिलेगी, आप हम्म। आके बात कर सकते हैं। हम लोग मेंटल हेल्थ मैनेजर्स हैं, आप आएंगे, डिस्कस करेंगे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपकी फर्स्ट सेशन में ही सॉल्व हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट सर। सो डॉक्टर सचिन, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है इस चीज को लेकर, अगर हम एक साइकियाट्रिस्ट के बारे में बात करें, या फिर एक साइकोथेरेपिस्ट के बारे में बात करें, या फिर एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करें, तो इन तीनों में आप हमें डिफरेंस बता सकते हैं? जरूरी है ये सबके लिए समझना। जी। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुख्य तौर पे दो तरह के होते हैं, एक साइकाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट। साइकाट्रिस्ट जो हैं वो एमबीबीएस एमडी करके एक डॉक्टर की डिग्री लेके उनको प्रैक्टिस करना अलाउड है, और वो पेशेंट देख के दवाई भी लिख सकते हैं, और बिना दवाई वाला ट्रीटमेंट जिसको मैं साइकोथेरेपी कहता हूँ वो भी कर सकते हैं। फर्क है, साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स ये हो सकते हैं, साइंस ग्रेजुएट्स हो सकता है ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स हो, बीए एमए एमएससी साइकोलॉजी के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल करके ये लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये पेशेंट देख सकते हैं, बट दवाई लिखना अलाउड। तो ये करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि थेरेपी वाला, और हम लोग करेंगे दवाई एंड थेरेपी दोनों वाला। तो कई बार ऐसा होता है कि हम थेरेपी खुद कर लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दवाई लिख के थेरेपी के लिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। सो डॉक्टर सचिन, एज वी नो, आपके पास भी काफी लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोगों के सबसे ज्यादा वन ऑफ द मेजर इश्यूज क्या होते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आपको क्या लगता है? आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना, उनका प्रोफाइल बदलता जा रहा है। आज पहले जो पेशेंट आते थे वायलेंट, अग्रेसिव, जिनको पकड़ लाना पड़ता था, आजकल तो लोग खुद ही आ रहे हैं। जो हमें सबसे कॉमन प्रोफाइल मिल रहा है वो रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स इन फैमिलीज, उसने ऐसा कहा, आई फेल्ट बैड। मुझे लग रहा है इन जनरल सेंसिटिविटी बढ़ रही है, इन जनरल लोग जल्दी नाराज हो रहे हैं, इन जनरल मतलब बहुत अलग तरह के ऐसे प्रोफाइल आ रहे हैं जिनको हम कभी कभी डायग्नोसिस में फिट भी नहीं कर पाते, लेकिन correct. प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि साइकाट्री के पास पेशेंट डायग्नोसिस में फिट ही हो। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बीमारियां हैं, लेकिन इनसे पहले भी तो कुछ होता होगा। एग्जैक्टली। डिप्रेशन से पहले फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन के बाद जाके डिप्रेशन होता है। तो हमें जो ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, एंजाइटी, बेचैनी, कोविड के बाद तो और भी ज्यादा, और फैमिलीज डिस्प्यूट्स और मैरिटल इश्यूज, बच्चों में बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स एडजस्टमेंट इश्यूज। ये अब हॉराइजन बदल गया है, काफी चीजें चेंज हुई हैं साइकाट्री। तो डॉक्टर सचिन, काफी अच्छी बात करी कि मतलब आज के टाइम पे लोग ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के मॉडर्न टाइम्स में और पहले के ट्रेडिशनल टाइम्स में, अगर इन दोनों में हम डिफरेंस के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीजें बदली हैं? सबसे ज्यादा बदला है रेजिलियंस, कोपिंग, सहन शक्ति, जिसको आप सहन शक्ति कहते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ जैसा बर्ताव करते हैं वैसा उनके पेरेंट्स ने उनके साथ नहीं किया था जी, लेकिन हो सकता है वो और ज्यादा हार्श नहीं कहूंगा मैं, और ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हों, लेकिन दे कुड हैंडल जितना हम नहीं हैंडल कर पा रहे। रेजिलियंस बदल गया है, वैल्यूज बदल रही हैं, तरीके बदल रहे हैं। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जैसे जैसे हम डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं, तरीके बदल गए हैं, प्रायोरिटीज बदली हैं। अब हमें, मुझे लगता है कि एक एडोलेसेंस पेरेंट्स को की जो सेइंग है उसे वैसे नहीं ले पा रहा है जैसे हम एज एन एडोलेसेंस लेते थे। करेक्ट। जब आप 15-17 साल के थे, जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते थे, आज का 15-17 इयर्स का यूथ वैसे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता। एग्जैक्टली। बदल गया, नॉर्मल की वैल्यू ही, डेफिनेशन ही बदल गई है।
करेक्ट सर। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का, तो अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक जनरेशन गैप है, तो वो चीजें ना तुम समझ सकते हो ना हम समझ सकते हो, तो आपको क्या लगता है ये चीजें मतलब असल में होती हैं? जनरेशन गैप तो पहले भी था, अब तो और छोटा हो गया है। पहले तो बच्चों और पेरेंट्स का जनरेशन गैप था, जी। आजकल तो एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर का राइट। जनरेशन गैप आ गया है। आज का एडोलेसेंट हमारे जैसे लोगों से भी जनरेशन गैप समझता है, जबकि हम लोग मिडिल एज हैं, हम उतने एज के नहीं हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हम जो जेन ज़ी आ रहे हैं, मिलेनियल्स आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज़, इनकी प्रोग्रामिंग, इनकी स्कूलिंग आपसे और हमसे थोड़ी-सी डिफरेंट है। शायद आपके और मेरे पास स्मार्टफ़ोन तब नहीं था, या आपके और मेरे पास वो तरीके वैसे नहीं थे। राइट। मुझे लगता है इनका वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपोज़र रियल वर्ल्ड से भी पहले है। तो रियल वर्ल्ड को एक्सपोज़ होने से पहले ही ये वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सपोज़ हो चुके हैं। एग्जैक्टली। तो सर जैसे कि आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, उन लोगों के काफी सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो घर से ही स्टार्ट होते हैं उनके इश्यूज, कि पेरेंट्स से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वेदर इट्स अबाउट करियर और रिलेशनशिप। तो उस टाइम पर आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैं उसे सपोर्ट नहीं, मैं ये कहूँगा कि उनकी ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक बच्चा आता है, कहता है आई कैन टेल यू माय प्रॉब्लम्स बट आई कांट टेल माय प्रॉब्लम्स टू माय पेरेंट्स बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड मी। और उनके पेरेंट्स कहते हैं ही डजंट अंडरस्टैंड मी। मतलब पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चा मुझे नहीं समझ पा रहा है, और बच्चे को लग रहा है कि पेरेंट्स मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, और उन दोनों को लग रहा है कि हम दोनों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, तो हम थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल रहा है। क्योंकि अब मैं जब 15 साल के बच्चे से बात करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों सोच रहा है, व्हाई इज ही थिंकिंग, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है उसके लिए टू बी एक्नॉलेज्ड, टू बी वैलिडेटेड। मतलब उसको अच्छा दिखना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई और उसे कहे कि तुम अच्छे दिख रहे हो। जैसे एडोलेसेंट लाइफ में इमेज कॉन्शियस होते हैं बच्चे, राइट। तो अगर पेरेंट्स उनकी प्रेज कर रहे हैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कलीग्स जो प्रेज कर रहे हैं और कलीग्स जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका ड्रेसिंग, इनका वे, सब कुछ बदलता जा रहा है। आप लैंग्वेज देखिए, राइट। कम्युनिकेशन का तरीका देखिए। पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हम ऐसे ही बात करते हैं। तो बहुत चीज़ें बदल रही हैं, और ये जो मिसमैच है ना, ये मतलब तंग कर रहा है लोगों को फैमिलीज में। एग्जैक्टली। तो वो कम्युनिकेशन और कम हो जाएगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स उस लेवल पे आके बच्चे को नहीं समझ पाएंगे। हमेशा से हमारे पेरेंट्स ने कहा है कि पेरेंट्स शुड बी अ फ्रेंड टू द चिल्ड्रन, बट वो फ्रेंडशिप के लिए उस लेवल पे आना पड़ेगा, राइट। राइट। उनकी तरीके से सोचना पड़ेगा। वो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। एग्जैक्टली। तो सर जैसे कि अभी आपने काफी अच्छी बात करी कि अक्सर हम बाहर से वैलिडेशन ढूंढते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन जिसे हम बोलते हैं, तो इस चीज को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हम सारे ही डील कर रहे हैं इस चीज से। इनफैक्ट ये सच है कि हम सारे ही डील कर रहे हैं, ये बात तो है ही। देखिए, अगर आप और मैं भी कुछ इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, तो ये तो ज़रूर देखते हैं कि कितने लोगों ने देखा। और अगर ज़्यादा लोग देखते हैं या ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, तो अच्छा तो लगता है। देखो, मैं अटेंशन सीकिंग को एक बीमारी नहीं मानता, मैं इसे एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर मानता हूँ। तैयार तो हम होके जाते ही हैं। करेक्ट। तो एक लेवल तक सब चीज़ ठीक है, लेकिन अगर आप उस पे डिपेंडेंट हो गए कि he should have liked my photo, why she commented on her photo but not on my photo, am I not looking enough, good enough, why she has more number of friends and why I have less number of friends। मेरे को ये फ्रेंडशिप वाले इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। एक हम फ्रेंडशिप कहते थे, रिलेशनशिप कहते थे, अब नया वर्ड है सिचुएशनशिप। तो ये सिचुएशनशिप वर्ड मैं जब स्कूल में था तो नहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब ये आ रहा है। राइट। तो अब ना ये जो कहानियां हैं, ये मतलब वैलिडेशन वाली जो बात है ना, ये स्कूल से ही स्टार्ट हो जाती है। ही इज अ पॉपुलर बॉय इन द स्कूल, शी इज अ पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, आई एम नॉट सो गुड, आई एम नॉट सो। जबकि पेरेंट्स उसको प्रॉपर वैलिडेशन दे रहे हैं, बट वो पेरेंट्स का वैलिडेशन और सेम एज ग्रुप, अपोजिट सेक्स का वैलिडेशन, दोनों में बहुत फर्क है। तो उससे थोड़ा सा क्राइसिस आता है बच्चों को, और हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि द फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट एवरीथिंग दैट मैटर्स। फिर एकेडमिक्स में भी अगर मैं कहूँ तो प्रेशर काफी ले रहे हैं बच्चे कि आई मस्ट ओवर परफॉर्म ओवर द अदर। वो अच्छा इसलिए करना चाह रहे हैं कि दूसरे से ज्यादा नंबर आए। करेक्ट। तो वो चीजें तंग कर रही हैं मेंटल हेल्थ को। सो डॉक्टर सचिन, अभी जैसे हम टीनेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज की जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम ओल्ड एज पीपल के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जनरेशन को हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, मतलब सीरियसली नहीं ले रहे हैं?
इग्नोर से ज्यादा ये है कि उनके भी अपने प्रायोरिटीज हैं, उनके अपने वैल्यूज हैं, उनके तरीके तो यंगस्टर से छोड़ो मिडिल एज वालों से भी मैच नहीं करते, करेक्ट क्योंकि उनके लिए तो और ज्यादा कल्चर शॉक हो रहा है। उनको तो ये लग रहा है कि हमारे बच्चे तो हमारी नहीं सुन रहे थे, हमारे बच्चों के बच्चे भी करेक्ट सर। उनकी भी नहीं सुन रहे। और वो तो एक अलग ही प्रोपोर्शन है, 70+ 60+ जो पॉपुलेशन है, जी उनके तो तरीके मतलब करंट जनरेशन से मैच करना उनके लिए बहुत ज्यादा एक चैलेंज आ रहा है। राइट। एंड एक्सपीरियंस के साथ ना पीपल फील दैट आई एम राइट, तो वो थोड़ी और हल्की फुल्की एडमेंसी उनमें देखने को मिलती है, बिकॉज आई एम मोर एक्सपीरियंस देयरफॉर आई नो मोर देन यू। और एडोलेसेंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे ही एक ग्रैंड पेरेंट ने कहा दिस इज राइट बिकॉज आई एम मोर एजेड देन यू, ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं चलता आज के। एग्जैक्टली सर। बिकॉज हो सकता है वो एडोलेसेंट ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो उस ग्रैंड पेरेंट से, तो जैसे ही वो इम्पोज करने लगते हैं वो रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट में बदल जाता है। एग्जैक्टली सर। और फिर ये क्योस एंड ये सारी चीजें आती हैं, एंड देन कम्स द कॉन्सेप्ट कि इनके साथ नहीं रहना है या आई कैन नॉट डील विद देम। और एल्डरली पॉपुलेशन के लिए सबसे बड़ा जो मेंटल हिट है वो यही है कि चिल्ड्रन डोंट वांट टू स्टे विद देम। एग्जैक्टली। तो वो उनके लिए बहुत बड़ा हिट है। करेक्ट। एंड डॉक्टर सचिन, अगर हम बात करें ऐसे लोग जो कि उनके पास चाइल्डहुड ट्रॉमास जो है उनसे सफर कर रहे हैं, तो आपको क्या लग सकता है कि मतलब प्रेजेंट टाइम में वो उन चीजों से हील कर सकते हैं? हील तो कर सकते हैं, बट पहले उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लोग एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे Correct. कि चाइल्डहुड ट्रॉमा था। लोग कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा मतलब या तो फिजिकल अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज। राइट। एक इमोशनल अब्यूज नाम की भी चीज होती है, जिसमें ना तो किसी ने आपको हाथ लगाया और ना ही किसी ने आपको सेक्सुअली तंग किया, लेकिन इमोशनल अब्यूज नाम की भी तो चीज होती है। Exactly. और कई तो जनरेशनल ट्रॉमास देखे हैं मैंने, मतलब द चाइल्ड वाज ट्रबल्ड बाय पेरेंट एंड द Right. पेरेंट्स वर ट्रबल्ड बाय देयर पेरेंट, दे वर ट्रबल्ड, तो वो कैरी कर रहे हैं लोग उसको। और इंडिया में ना जिस तरह की पेरेंटिंग वैल्यूज हैं, लोग इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरा इमोशनल अब्यूज चाइल्डहुड में था और इट इज रिलेटेड टू माय करंट रिलेशनशिप या करंट मैरिटल रिलेशनशिप। एक्चुअली एक बच्चा ना अपनी शादी से पहले सबसे ज्यादा क्लोजली अपने पेरेंट्स की ही शादी को ऑब्जर्व करता है। करेक्ट सर। तो अगर उसने एक सेट ऑफ वैल्यूज देखी दैट हाउ माय फादर बिहेव्स विद माय मदर, हाउ माय मदर बिहेव्स विद माय फादर, अब उसमें या तो उसको कुछ चीजों को वो सही मान लेता है और कुछ चीजों को वो गलत मान लेता है। द सेम वे ही और शी ट्राइज टू बिहेव विद हिज और हर पार्टनर। तो ये ना कलर्ड पिक्चर होती है। आपने देखा होगा ट्रबल्ड मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स का बच्चों की मानसिकता पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल। बच्चों की मानसिकता पे तो पड़ता ही है, बच्चों की खुद की मैरिटल लाइफ पे भी पड़ता है। एग्जैक्टली सर, सीन दैट। तो वो एक बहुत बड़ा, और लेकिन वो मानते नहीं है। हीलिंग का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। आप हील तभी हो सकते हैं जब आप ये मानते हैं कि कुछ हुआ है। जब आप कुछ मान ही नहीं रहे कुछ हुआ है, तो हील कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। और मानने का मतलब ये नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, मानने का मतलब ये नहीं है कि डिजीज है। साइकेट्री का मतलब हर चीज डिजीज नहीं होता। हर चीज डिजीज नहीं होता कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया ये टैग लग जाएगा। राइट। लोग आते हैं, बात करते हैं, कहते हैं बात करके आपसे अच्छा लगा, व्हेन आई टॉक टू यू आई फील गुड। क्योंकि हमारे साइकेट्री का सबसे पहला ट्रीटमेंट है वेंटिलेशन, यानी कि लेट इट आउट। मैं तब तक पेशेंट को बोलने देता हूँ जब तक वो बोलना चाहता है, सो दैट बेटर आउट देन इन। एग्जैक्टली सर, परफेक्ट। सो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि कभी कभी तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे ट्रॉमास भी हैं, तो उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई? आइडेंटिफाई ऐसे होता है कि जब आपको लगातार रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हो, जब आप लगातार बायस होते जा रहे हो, कि फॉर एग्जांपल हमने डियर जिंदगी नाम की एक मूवी देखी, जिसमें एक बच्ची जो लड़की है जो है वो अपने पेरेंटिंग और चाइल्डहुड चीज़ों को लेकर आगे के रिलेशनशिप्स में ट्रबल महसूस करती है। अगर आपको एक बार नहीं बार बार रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंड्स के साथ, को वर्कर्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, बार बार डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही है, कभी कभी तो आपको बिट्रे हो रहा है और कभी कभी आपको लग रहा है कि बिट्रेयल हो रहा है, या फिर आप बहुत सस्पिशियस हैं अपने सभी को वर्कर्स को लेके, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं,
इनसिक्योर महसूस करते हैं, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर ना हो, वो कोई चाइल्डहुड चीज़ हो जो आपको तंग कर रही हो। एक अनकॉन्शियस माइंड में ना कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि बैठी हुई हैं, एग्जैक्टली और वो तंग करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं। मैंने हमेशा ये कहा है, एंग्जाइटी कम्स फ्रॉम टू थिंग्स, अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड अनसेटल्ड डिजायर्स। जिन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया और जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, वो ना माइंड को ऐसा थोड़ा थोड़ा ट्रिगर करती रहती है, एग्जैक्टली सर, करेक्ट। और हमें वो पता ही नहीं कि वो क्या है। तो पता कैसे चलेगा? जब हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपना मेंटल हेल्थ चेकअप करते हैं। चेकअप का मतलब सिम्टम और गोली नहीं है, पूरी अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं, फिर पता चलता है कि ये निकला, वो आया इशू। एग्जैक्टली। तो सर आपके पास ऐसे भी बहुत सारे लोग आते होंगे जो मतलब इजीली मतलब कुछ चीज़ों को बताने में हेजिटेट करते होंगे, तो उस टाइम पर आप उनसे कैसे डील करते हैं? थोड़ा वक्त देके, थोड़ा समय देके। एक चीज़ हर एक साइकियाट्रिस्ट को, हर एक डॉक्टर को समझनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट का सब कुछ पहली बार में ही खुल के आ जाए। Exactly. वक्त दीजिए। फर्स्ट सेशन में 15% आप पेशेंट को जानते हैं, सेकेंड सेशन में आप 25 से 40% पेशेंट को समझते हैं। थोड़ा टाइम दीजिए। और पेशेंट ना आते ही सब कुछ आपको फर्स्ट सेशन में नहीं बता पाते, क्योंकि मान लो आपकी और मेरी आज ये फर्स्ट मीटिंग है, मैं आपसे आपके चाइल्डहुड के बारे में पूछना शुरू करूँ, विच इज़ नॉट राइट। जब तक आपका मेरे ऊपर वो ट्रस्ट, वो फेथ नहीं आएगा दैट दिस इज अ सिक्योर प्लेस टू टॉक। हर एक ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट चैम्बर इज द मोस्ट सिक्योर प्लेस टू टॉक। हम लोग कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवल्ज नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन का बेसिक नियम है दैट प्रोफेशनल सीक्रेसी बिटवीन द पेशेंट एंड अस। इनफैक्ट हम फैमिली मेंबर्स को भी तब तक नहीं बताते जब तक बहुत ही ज्यादा आवश्यक ना हो। और धीरे धीरे पेशेंट का आपके ऊपर फेथ बनता है, ट्रस्ट बनता है। इस पे डिपेंड करता है कि साइकियाट्रिस्ट पेशेंट से बात कैसे कर रहे हैं, उनको बोलने दे रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनको वक्त दे रहे हैं। तो धीरे धीरे पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करने लगता है और उसको लगता है यार ये मेरा सेफ जोन है, यहाँ आके बताते हैं। बहुत सारे पेशेंट बता के ठीक हो जाते हैं। सो डॉक्टर सचिन, जैसे कि आपके पास काफ़ी लोग आते हैं, सबके अलग अलग इश्यूज होते हैं, किसी के एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारे मतलब अपने क्लाइंट से डील करते करते आप अपने मेंटल पीस को कैसे मेंटेन करते हो? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को परेशान होते देखा है। जी। देखिए, मेरे पास ना खुश लोग कम आते हैं, उदास लोग ज़्यादा आते हैं। अगर मैं कल ही की बात करूं तो कल शाम को मैंने 10 पेशेंट्स देखे हैं और उसमें से 7 पेशेंट सीवियर डिप्रेशन वाले थे। तो अगर आपके पास 7 लोग लगातार ऐसे आए जो कहें मुझे रोना है, मेरे को रोने का मन कर रहा है, मुझे मरने का मन कर रहा है, मेरी लाइफ में ये भी खराब है, वो भी खराब है, तो आप उन्हें तो समझाते हैं। लेकिन जैसे अगर मैंने कल शाम को 5 to 8 PM की ओपीडी की है, तो जब मैं 8 PM बाहर निकल के आ रहा हूँ, तो पिछले 3 घंटे में मैं 7 ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि बहुत ही उदास थे। सो इट इज़ वेरी लाइकली टू अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। ये बात सच है कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, लेकिन आपको ये समझना है, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि व्हेन यू स्टेप आउट, इट शुड बी विद इन योर क्लिनिक। घर पे नहीं लाना है उसको, क्योंकि इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यू टू बी अफेक्टेड। और अगर कोई आपको सारा दिन खराब ही चीज़ें लाइफ के बारे में बोलेगा, तो आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा नेगेटिव होने लगता है। तो जब वो नेगेटिव एनर्जी के लोग हमसे बात करते हैं, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी से उनको पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, करेक्ट, रादर देन उनकी नेगेटिव एनर्जी से हम नेगेटिव। ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वाली बात है कि जहाँ एक साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए आपका पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो साइकियाट्री प्रैक्टिसिंग में ना थोड़ा नेगेटिव जोन, थोड़ा डार्क जोन है, जो कि सबको पता होना चाहिए कि दैट पेशेंट सुसाइड की बात करेंगे, तो पेशेंट मरने का ख्याल व्यक्त करेंगे। मुझे तो मैसेजेस भी आ जाते हैं ऐसे कि दैट आई वांट टू डाई। तो आपको वो डील करना आना चाहिए। तो उससे आपको अफेक्ट नहीं होना है, उससे आपको अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करना है। और इसमें आपकी खुद की फैमिली और आपका खुद का पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कलीग साइकियाट्रिस्ट से बात करता रहूँ। तो मेरा बहुत बड़ा साइकियाट्री ग्रुप है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैं साइकियाट्री के बहुत सारी सोसाइटीज़ का पार्ट हूँ।
तो मैं अपने बहुत सारे कलीग्स, जूनियर, सीनियर से बात करता रहता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत वेंटिलेशन हमें भी चाहिए। राइट राइट राइट। तो हम जब उनसे बात करते हैं, वी फील गुड। Yeah. और फैमिली सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइकेट्रिस्ट टू कीप हिमसेल्फ सेन। परफेक्ट सर। एंड ऑल्सो डॉक्टर सचिन, यूजुअली व्हाट हैपेंस कि ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो कि मतलब अपना जो पेन है उसे छुपाते हैं, वो सामने मतलब दिखाने नहीं देते हैं, तो उस टाइम पर आप इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि हम तो ठीक हैं, हम तो ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, हम करेक्ट। तो स्ट्रेस लेते ही नहीं, हमें तो टेंशन होती ही नहीं, हम तो कूल हैं। इतना ज़्यादा लोग प्रिटेंड करने लगते हैं ना, मतलब हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड इट। एक तो स्टिग्मा पहले ही ज़्यादा है, लोग सोचते हैं कि इसके पास जाएँगे मतलब राइट। लोग मुझे दिखाने के बाद कहते हैं कि मेरे दोस्तों को मत बताना कि मैंने तुम्हें दिखाया था। एग्जैक्टली। क्योंकि कई बार कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। अगर मान लो हम सोसाइटी में रहते हैं और एक फ्लैट वाले लोग मुझे मिल लेते हैं, तो अब दूसरे फ्लैट वालों को भी पता है कि ये साइकियाट्रिस्ट से मिल रहे हैं। तो मतलब इसलिए ना जब वो मुझसे नॉन क्लिनिक टाइम पे मिलते हैं, तो वो प्रिटेंड करते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सो दैट एक ना प्रिटेंडिंग टाइप का होता है, और एक होता है बीइंग मेंटली स्ट्रांग, एक होता है प्रिटेंडिंग टू बी मेंटली स्ट्रांग। मतलब मुझे तो ठीक है, I don't get affected. They keep on repeating the same things. I'm strong. I'm strong. It's good to be strong. Yeah. But अगर सच में तकलीफ है, then and you are hiding it, it is going to increase. बढ़ सकती है वो। एग्जैक्टली। हर एक का ना स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है। हो सकता है आपके ऑफिस में 5 लोग काम करते हैं और एक उनमें सीनियर है और 4 जूनियर है। आपके उस एक सीनियर ने चारों जूनियर्स को डांट दिया, तो हो सकता है 3 नहीं रोए और 1 रोए, लेकिन डाटा तो चारों को था। करेक्ट। तो इसका मतलब वो एक सेंसिटिव ज्यादा है, उनका एक का स्ट्रेस हैंडलिंग कमजोर है। बट अब वो प्रिटेंड कर रहा है कि इन तीनों को फर्क नहीं पड़ा, मुझे भी फर्क नहीं पड़ा, मुझे भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब उनका कोपिंग कमजोर है और वो ये मानते भी नहीं कि कमजोर है। फिर ऐसे लोगों को जिनको एक डांट से फर्क पड़ रहा है, उनको आगे की लाइफ के स्ट्रेसेस से ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक वुमेन के लाइफ में प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, रिलेशनशिप्स, कितना कुछ आता है। तो अगर वो आज डांट से ही रो रहे हैं, तो आगे जो बड़े बड़े चीजें आनी है लाइफ में, तो अब हमें ये पता चल गया कि यस, हमें ना एक कोपिंग सीखने की जरूरत है, एक रेजिलियंस बिल्डिंग की जरूरत है, तो हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। राइट, एग्जैक्टली सर। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि जैसे कि अगर आपको हमारी ऑडियंस को एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आप क्या देंगे? देखिए, मेंटल हेल्थ में एक होती है प्रिवेंशन और एक होता है ट्रीटमेंट। अगर आप चाहते हैं आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, तो सबसे पहले आपको अपनी इमोशनल मैनेजमेंट आनी चाहिए कि मुझे कहाँ और कितना इमोशंस को इन्वेस्ट करना है, हर जगह रिएक्ट नहीं करना और किस जगह कितना रिएक्ट करना है। नंबर 2, स्लीप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मेंटल हेल्थ। एक स्लीप प्रॉपर होने से मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, एंड आपका पीयर ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन में आप आते हैं और आप डील नहीं कर पाते हैं, इट इज़ परफेक्टली फाइन टू टेक हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अगर आप आके बोलेंगे सर मुझे दवाई नहीं लेनी है, हम दवाई नहीं देंगे, मुझे डायग्नोसिस नहीं चाहिए, हम डायग्नोसिस नहीं देंगे। कंसीडर अस एज योर मेंटल हेल्थ मैनेजर्स, नॉट योर डॉक्टर्स, जिनके पास आप आके बात कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं, घर की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। उसके बाद आप दवाई नहीं भी लेंगे, इट्स ओके, कंफर्टेबली। अगर आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू टेक मेडिसिन, आप आइए, टॉक करिए, अगर जरूरत होगी तो हम दवाई देंगे और नहीं होगी तो नहीं देंगे, इट्स ओके। Thank you everybody for watching this podcast. If you have any queries regarding mental health, or if you would like to reach out to me, you can contact me through the details given on the screen. Thank you.